बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल की हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग इस काबिल बन जाएं कि आप ख़ुद अपने केस को बनाएं, ख़ुद अपने केस को समझें, चाहे वो कैनेडियन इमिग्रेशन हो, चाहे वो किसी और मुल्क की इमिग्रेशन हो, चाहे वो जॉब वीज़ा के हवाले से हो या अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के हवाले से हो या किसी भी वीज़ा के हवाले से जो भी मामला होते हैं, आप ख़ुद एम्पावर हो जाएं कि आप वो काम खुद कर सकें। इस वीडियो में हम आपको 10 टिप देने वाले हैं। आपने कोई टिप मिस नहीं करना है क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट क्लिक कर जाए और आपका काम हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन में कि कौन से वो ख़ास पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने पूरे काम को आसान बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो कमेंट्स आते हैं वीडियो के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, तो वो एक कमेंट ज़रूर आता है हर वीडियो में कि सर जो आपने बता दिया बड़ी आसानी से, ये काम इतना आसान नहीं है। तो मैं ये शुक्र करता हूँ कि ये काम इतना आसान नहीं है, वरना वो लोग भी कामयाब हो जाते या चले जाएंगे जो डिज़र्व ही नहीं करते। तो डिज़र्व कैसे करेंगे? डिज़र्व तब करेंगे कि जब वो अमल करेंगे उन बातों पर जिस तरीके से उन्हें गाइड किया जाता है। इस गाइडेंस की भी कोई फ़ीस तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो कैनेडियन इमिग्रेशन का पूरा प्रोग्राम होता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन पॉइंट्स, ठीक है ना। अब पॉइंट किस के होते हैं जी? पॉइंट आपकी एज के हैं, पॉइंट आपके एक्सपीरियंस के हैं, पॉइंट आपके एजुकेशन के हैं, डिप्लोमा के हैं, डिग्री के हैं, तमाम जो भी आपने काम कर रखा है उसके हैं, कौन कौन सी ज़बानें आती हैं उसके हैं, आपकी वाइफ के क्या पोजीशन है एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न एंड ऑल दैट। तो ये तमाम चीज़ें स्कोर पे डिपेंड करती हैं। अब जब हम स्कोर की बात करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है, तकरीबन पुरानी बात कर रहा हूँ, कि 443 अगर आप CRS स्कोर हासिल कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप इससे कम हासिल करते हैं तो आपकी बारी नहीं आती। लेकिन मैं उसका हल भी दे दूंगा आपको। आज जो उन्होंने पॉइंट स्कोर रखा मिनिमम, दैट इज़ 471। ये तो हासिल करना ज़रूरी है, एज को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। और वहीं पर आके अक्सर होता क्या है कि जो हमारे नॉर्मल जो कंसल्टेंट होते हैं, जब हम उनके हत्थे चढ़ते हैं तो वो एक जर्नल असेसमेंट टेस्ट कर लेते हैं जिस तरह एक आम आदमी करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल स्कोर आ गया जी 400, वो कहते हैं जी आप फेल हो गए, आप कनाडा का ख्वाब छोड़ दें, केस क्लोज कर देते हैं। या फिर वो कहते हैं कि जी आप जो है आप एलिजिबल नहीं हैं, अब आप जो है वो कोई और प्लान करें, दुबई चले जाएं, ठीक है ना, सऊदी अरब चले जाएं। तो आप एलिजिबल हो सकते हैं क्या आपका केस 400 पे बंद हो जाता है? तो ये बातें भी बहुत ज़रूरी है, हमें करनी है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स, जो आपको उनमें से कोई एक पॉइंट भी आपको अगर क्लिक कर जाता है तो यू विल बी इन बेनिफिट। उसमें ये कि सबसे पहला पॉइंट आता है आइल्स का। दिस इज पॉइंट नंबर 1। आइल्स क्या मतलब? आइल्स इज अ लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। आप जा रहे हैं कनाडा, आपको कनाडा में इंग्लिश बोलनी है, ठीक है ना, इंग्लिश वहाँ पर है। तो अगर इंग्लिश आपको बोलनी है तो वो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपको इंग्लिश से एलर्जी है या डरते हैं इंग्लिश से, तो आप कनाडा में कैसे किसी से बात कर पाएंगे? आप तो सब्ज़ी भी नहीं खरीद पाएंगे, आप तो घर भी नहीं ले पाएंगे, आप तो अपने लिए बस का भी नहीं पूछ पाएंगे। तो इसलिए आप वहाँ पर लाइबिलिटी बन सकते हैं, बोझ बन सकते हैं। आप अच्छे खासे तो हैं मगर गूंगे बन सकते हैं, गूंगे बहरे। सुन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, भाई यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हमें आपसे ये काम कराना है, आपने ये काम करना है, समझे कुछ नहीं आ रहा। तो आइल्स करना है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और आइल्स का मतलब इंग्लिश नहीं होता, लेकिन आइल्स इंग्लिश का टेस्ट तो है, तो इसलिए आपको तैयारी तो करनी है। तो आपको 1 अटैम्प्ट हो, 2 अटैम्प्ट हो, 3 अटैम्प्ट हो, कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें से पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि वही पॉइंट ही CRS का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए आपको अपने इस पॉइंट के ऊपर तवज्जो देनी है, मैक्सिमम पॉइंट लेने की कोशिश करें। अगर वो नहीं आते, मतलब फॉर एग्जांपल 4 बैंड आ रहा है या 4.5 बैंड आ रहा है, तो अटैम्प्ट कर लें। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट कनाडा, तो कहीं ना कहीं 30 लाख भी तो दे रहे हो ना किसी को झूठ, वो भी तो आपको कौन सा भेज रहा है। तो कम से कम अगर 30 लाख 35 लाख के सौदा कर रहे हो तो 30-35 हज़ार अपने ऊपर खर्च कर लोगे तो फ़ायदे में तो रहोगे कम से कम। बात हो रही है ज़बान की, तो हम पॉइंट 2 में शामिल करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रेंच लैंग्वेज को शामिल कर रहे हैं, वो इसलिए शामिल कर रहे हैं कि फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है और तकरीबन 50% से ज़्यादा कह लें
اکثر علاقوں میں، لیکن 50% کہہ لیں آپ اس کو، یا پیرالل کہہ لیں، یہ کینیڈا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اس کی ویلیو ایز کمپیئر ٹو انگلش کینیڈا میں زیادہ ہے. اب زیادہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ اگر 15-20 پوائنٹ لے رہے ہوتے ہیں آئلٹس سے، تو اگر آپ یہ بتا دیں، مطلب فار ایگزامپل آپ CRS پوائنٹ کم ہے نا، آپ کو ایک بندے نے تو فارغ کر دیا کہ آپ نالائق ہیں، لیکن آپ اپنے پوائنٹ بڑھانے کے لیے فرینچ لینگویج کو شامل کر سکتے ہیں. فرینچ لینگویج کیا کر کے دے گی؟ ایک تو کوئی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ وہاں پر ایسے صوبے بھی ہیں جہاں پر انگلش بولنے کو بھی پسند نہیں کرتے، وہ زیادہ تر فرینچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اکثر ہم نے کیوبک میں دیکھا ہے چیز کہ وہاں پر تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے کہہ لیں، یا تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ ہیں اس معاملے میں، تو وہ کہتے ہیں فرینچ میں بات کرو میرے سے انگلش میں بات نہیں کرو، مجھے نہیں آتی انگلش. حالانکہ ان کو شاید آتی بھی ہوگی، لیکن وہ کرتے ہیں ایسا. تو آپ کو آنی بھی چاہیے. آپ کو جاب چاہیے تو اس کے لیے آپ کو فرینچ آنی چاہیے، بیکاز یو ہیو ٹو ڈیل ٹو پیپلس، انگلش اسپیکر اینڈ فرینچ اسپیکر. باقی کوئی زبانیں اگر آپ کو نہیں آتی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری بات کیا ہے؟ یس، گورنمنٹ جاب بھی آفر ہو سکتی ہے آپ کو، اور پرائیویٹ جاب بھی آفر ہو سکتی ہے اگر آپ کو فرینچ آتی ہے. اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی تو گورنمنٹ جاب تو بھول جائیں. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 50 پوائنٹ تک آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ 50 پوائنٹ کا مطلب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ انگلش ٹیسٹ ہو یا ڈگری ہو، آپ کی ڈگری بھی نہیں اتنا کر سکتی جتنا آپ کے لیے فرینچ لینگویج کر سکتی ہے. تیسرے پوائنٹ میں بات کریں گے جو کہ اکثر لوگ ہمیں بتاتے ہیں، انڈینز ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، نیپالی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری بہن ہے، ہمارے بھائی ہیں وہاں پر، سبلنگ کی بات کر رہا ہوں خالی، ہیں وہاں پر، لیکن ان سے ہماری بات چیت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، وہ پراؤڈ ہو گئے ہیں، ہم بات نہیں کرتے، ہم بھی بات نہیں کرتے. تو گزارش یہ ہے کہ ان فیوچر آپ جیسے بھی تعلقات رکھیں، لیکن جب تک آپ کینیڈا نہ پہنچ جائیں ان سے تعلقات بہتر کریں، کیونکہ اس کے بھی 15 پوائنٹس ہیں. تو اگر وہ آپ کو یہ ثابت کر دیں آپ کہ میرے وہاں پہ سبلنگ موجود ہے، میری سسٹر، میرا بھائی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے بلڈ ریلیشن کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو 15 پوائنٹ مل سکتے ہیں. تو ایسی اپرچونٹی کو آپ ضائع نہیں کر سکتے. تو ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی. پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ایکسپیرینس کے اوپر بیس کرتا ہے، اور ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کا نہیں، 6 مہینے کا نہیں، اور مکس بھی نہیں کہ 1 سال میں باربر تھا، 1 سال میں پلمبر تھا، 1 سال میں جو ہے میں مستری بن گیا، ایسا نہیں. ایک ہی ایکسپیرینس ہو تاکہ آپ کے ناک کو ڈسٹرب نہ ہو، تاکہ جب آپ ڈالیں نا آپ تو آپ وہ بولتے کیا ہو آپ، تو آپ بتا سکو کہ جی میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. تو کیٹیگری ایک ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ جی میں نے 6 سال یہ کام کیا ہے، یہ میری اس کی ڈگری ہے، یہ میرا اس کا ڈپلومہ ہے، اور یہ میرا اس کا پروف ہے. وہ ایک کام کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جاب آفر. جاب آفر لوگ بہت طریقے سے حاصل کرتے ہیں. Canada.ca پہ جا کے ٹرائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا جاب بینک پہ جا کے ٹرائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، دوست احباب، کوئی بھائی بہن یا کوئی بھی، یا کسی ایجنٹ سے مل کے، وہاں کے ایجنٹ سے، یہاں کے نہیں، تو وہ جاب ارینج کرواتے ہیں. اگر ایسے کچھ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اسے کم از کم تقریباً مان لیجئے 200 کے قریب پوائنٹ ملتے ہیں. اب اگر آپ کے اس 471 میں 200 پوائنٹ آ جائیں تو کون روک سکتا ہے آپ کو؟ آپ مان لیجئے کہ اگر جاب آفر ہو تو آپ کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اگر آپ کا میڈیکل میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو. آگے بات کرتے ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے پوائنٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی وائف کے ڈگری، اپنی وائف کا ایجوکیشن ایکسپیرینس وغیرہ، اور اپنی وائف کا جو آئلٹس ہے وہ کروا بھی سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے پوائنٹس آپ اپنے پروفائل میں ڈال بھی سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کے بوسٹ اپ ملتا ہے، اور آپ کو جو 471 کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہونے میں آپ کی ہیلپ ملتی ہے، اور آپ کا نام آپ کا پھر آ سکتا ہے پول میں. اب ہم بات کر رہے ہیں ینگسٹر سے جو گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ابھی بھیج دیں. ان سے میری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ ابھی اس طرف نہ کریں معاملہ، بلکہ ڈگری کی طرف جائیں. ماسٹر ڈگری کی بات کر رہا ہوں، اور ماسٹر ڈگری حاصل کریں کیونکہ وہاں مہنگی پڑے گی آپ کو. ماسٹر ڈگری حاصل کریں، اس کے بھی پوائنٹس ہیں نمبر 1، اور کم از کم اگر آپ ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ان کے حساب سے جو ایجوکیشن کا فرق ہے وہ آپ کسی حد تک مٹا پاتے ہیں. تو یہ میں ینگسٹر سے درخواست کر رہا ہوں، جو بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ وہ ماسٹر ڈگری کی طرف چلے جائیں. پوائنٹ نمبر 8 میں ہم بات کریں گے کہ مان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں ہی کسی کی ویک ہیں. مطلب آپ نے کہا کہ سر آپ نے بہت کچھ بتایا، ماسٹر ڈگری، شادی، یہ وہ تمام باتیں، لیکن میرا تو پھر بھی پوائنٹ پورے نہیں پڑتے، تو 471 تو نہیں ہوتے. پھر میں آپ کو کہوں گا کہ پوائنٹ نمبر 8 میں آپ پھر PNP کو پریفر کر لیں.
PNP प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको एक लेटर जारी करता है कि जी हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। आपको फेडरल से जाना होता है, PNP में आना होता है, और आप किसी भी एक सूबे के साथ मुआहिदा करते हैं कि जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ और उस कम्युनिटी में शामिल होना चाहता हूँ। आपको उस सूबे के अंदर तकरीबन 2 साल तो रहना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो है जब तक आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो जाते, आप वहाँ काम भी कीजिए, रहिए भी, आपको सपोर्ट भी वो करेंगे। अगर आपके पॉइंट 50, 60, 70 पॉइंट भी कम है, मतलब 400 से कुछ बराबर भी हैं, तो या उससे भी कम है, तो कभी ना कभी आपका पूल में 6 महीने बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद नाम आ सकता है, नाम आ सकता है। PNP में बहुत सपोर्ट मिलती है। अच्छा, आप सोचते हैं नाम क्यों आता है? बात यह है कि PNP का एक लेटर अगर आपके लिए इशू हो जाए तो 600 पॉइंट तो उसी के हो गए, तो फिर ख़त्म हो गई बात ना। क्योंकि अगर आपके पॉइंट्स जितने भी हैं, मान लीजिए कितने भी हैं, लेकिन 600 पॉइंट अगर आपको मिल जाएं, आपको चाहिए कितने हैं? 471, ठीक है ना। ये कहते हैं आप 425 कर दें, लेकिन अगर आप 600 पॉइंट PNP पे ले लेते हैं, और उसके बाद हम आखिरी पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, और वो है कि अगर इन तमाम बातों में मुझे मतलब मेरे पास पैसे हैं और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई आसान रास्ता भी बता दें, तो आसान रास्ता ये है कि फिर आपको वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप मास्टर यहाँ मत करें, ग्रेजुएशन यहाँ मत करें, वहाँ कर लें, 2 साल का डिप्लोमा डिग्री लें, बल्कि डिग्री लें, आप 2 साल की डिग्री लें, फ़ायदा भी तो कुछ सही फ़ायदा हो ना। डिग्री लें और वहाँ पर वर्क परमिट मांग लें, मिल जाता है, वहाँ पर वर्क परमिट मिल जाएगा। आप वहाँ पर पढ़ें और काम करें। जब आप अपना केस पुट करेंगे वहाँ पर, तो आपका जो CRS है वो कंप्लीट ही मिलेगा, बिकॉज एजुकेशन इन कनाडा के भी पॉइंट्स हैं और एक्सपीरियंस इन कनाडा के भी पॉइंट्स भी हैं। तो वो आदमी नहीं हार सकता जिसने वहाँ पर पढ़ लिया है, तो वो अपनी PR को कंफर्म माने, और वो लोग भी नहीं चाहते कि आप वापस जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उन लोगों के लिए फ़ायदा ज़रूर देंगे जो लोग मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि आप कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना आसान नहीं है, ताकि जो लोग मेहनत करके जाएंगे उन्हें कदर भी होती है और वो डिज़र्व भी करते हैं। तो जो जितने भी डिज़र्विंग लोग हैं वो लोग जाने चाहिए हैं, और अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर उनको भी तो अच्छे लोग चाहिए ना, उनको भी बेहतरीन लोग चाहिए जो इस कंडीशन के ऊपर जाना चाहते हैं कि आप हमें बस बुला लें, तो वो लायबिलिटी बन सकते हैं वहाँ पर। उन्होंने सीधा जो है वहाँ पर क्लेम करना है कि जी ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास खाने को है, मुझे पालना शुरू कर दें, क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट भी तो है। तो ऐसे लोगों से जिस तरह हम दूर रहने का पसंद करते हैं, इस तरीके से आप लोग भी अपनी गैदरिंग में ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। इस तरीके से कनाडा भी को भी वही मान लीजिए, कनाडा भी ऐसे लोगों से दूर रहने को पसंद करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनिफिट या फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी वीडियो शेयर करें, और आप सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आने वाले प्रोग्राम्स आपके लिए बड़े ख़ास हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम्स और इमिग्रेशन के या जॉब्स के हवाले से या अपडेट न्यूज़ देते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।